हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम अपनी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज पार्टी विप। देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंसर्न रेज किया रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। विप को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट ने कंसर्न रेज किया है। अब अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं विप क्या होता है, देखो, जैसे हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होकर के आया है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो किसी ना किसी पार्टी को बिलोंग करता है। सो कंसर्न्ड पार्टीज अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्शन इशू करती हैं कि अगर आने वाले समय में पार्लियामेंट में वोटिंग होने वाली है तो उनको प्रेजेंट रहना है या नहीं रहना है, या उनको किस स्पेसिफिक मुद्दे के लिए वोट करना है, क्या मुद्दे को फेवर करना है, क्या मुद्दे के अगेंस्ट वोट करना है। सो दिस इज नोन एज विप इन द सिंपल लैंग्वेज। इसमें क्या कहा जा रहा है, it is a directive issued by a political party to its member in the legislature, instructing them on how to vote during discussions and decision on specific bills, motions and resolution। स्पेसिफिक मुद्दों के लिए ये जो पार्टी मेंबर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे लेजिस्लेचर में, इन सबको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं दैट इज नोन एज द विप, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है दैट इज कि मैम ये कहीं पे मेंशन है क्या, किसी रूल बुक में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पर भी। सो द आंसर इज नो। ना तो इसका कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही जो पार्लियामेंट की रूल बुक चलती है लोकसभा की, राज्यसभा की, उन रूल बुक्स में कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि मैम फिर विप आया क्यों है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विप इज टू मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन, ensure uniformity in decision making and avoid defection or dissent within the party ranks। देखो, पार्टी के अंतर्गत यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए कि हर जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी सबकी वॉइस कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्सन कुछ और चीज बोल रहा है, दूसरा कुछ और चीज बोल रहा है। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए विप इशू किए जाते हैं। एज वेल एज पार्टीज जो है वो अपने मेंबर्स की अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, दैट मीन्स देखो, पार्लियामेंट का भी ना एक कोरम रहता है। कोरम मतलब कि द नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट टू स्टार्ट एनी सेशन। जितने मतलब 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप जब तक प्रेजेंट नहीं रहेंगे पार्लियामेंट में तब तक आप सेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो एक तरह से अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, कोरम को फुलफिल करने के लिए पार्टी के द्वारा विप जारी किए जाते हैं कि आपको प्रेजेंट तो रहना ही है पार्लियामेंट में, तब तो जाके सेशन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। अटेंडेंस श्योर करने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, डिसकंटेंट आइडेंटिफाई करने के लिए और इंटरनल पार्टी कोऑर्डिनेशन के लिए विप्स जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, मैम क्या विप्स के भी टाइप होते हैं? द आंसर इज यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विप्स: वन लाइन विप, टू लाइन विप एंड थ्री लाइन विप। वन लाइन विप में सिर्फ और सिर्फ पार्टी के द्वारा इतना इंश्योर किया जाता है कि जो कंसर्न मेंबर है, जो मतलब पार्टी का सदस्य है, वो प्रेजेंट रहे, दैट्स इट, ठीक है। सॉरी, वन लाइन विप में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म्स मेंबर्स अबाउट एन इम्पोर्टेंट वोट। उसमें सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए बताया जाता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर वोटिंग होने वाली है। पार्टी अपने एंड से किसी भी तरह का डायरेक्शन इशू नहीं करती है, ना तो मेंबर को ये बताती है कि आपको फेवर में वोट करना है कि अगेंस्ट में, और ना ही उसकी प्रेजेंस को मैंडेटरी रखती है कि आपको प्रेजेंट रहना ही है या नहीं रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं करती वन लाइन विप में, ठीक है। मतलब बहुत इजी हो गया। फिर आता है टू लाइन विप। टू लाइन विप में पार्टी सिर्फ मैंडेट करती है कि तुम्हें प्रेजेंट रहना है वोटिंग के दौरान, ऐसा ना हो कि तुम वोटिंग के दौरान आओ ही ना, ठीक है। अब आता है थ्री लाइन विप।
थ्री लैंड विप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विप, और इसी विप में होता क्या है कि पार्टी इशू करती है कि तुम्हें फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करना है। इज इट क्लियर? तीन विप्स होते हैं। वन लाइन विप सबसे इजी, इसमें कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि वोटिंग होने वाली है। टू लाइन विप, इसमें आपको प्रेजेंट होने के लिए मैंडेट किया जाता है। थ्री लाइन विप, इसमें आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको वोटिंग कैसे करनी है, फेवर में या अगेंस्ट में। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैम कोई मेंबर अगर विप के खिलाफ जाता है तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकती है सरकार? द आंसर इज यस। अगर कोई मेंबर, किसी पार्टी ने विप जारी किया है, थ्री लाइन विप जारी किया है, टू लाइन विप जारी किया है, और उसके पार्टी के मेंबर्स उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, सो द पार्टी कैन इम्पोज द एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हमने मेंशन किया है हमारी 10th स्केड्यूल में। ठीक है, उसमें अभी अपन डिटेल में नहीं चलते हैं, उसको अपन ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज National Commission for Safai Karmcharis. The Union Cabinet has extended the National Commission for Safai Karmcharis for 3 years until 31st of March 2028. नेशनल सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला था, बट इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है, दैट मीन्स 31 मार्च 2028 तक। हमने इस कमीशन के बारे में बहुत कम सुना होता है। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो सब हमने सुना रहता है। चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सुना है, बट सफाई कर्मचारी का भी एक नेशनल कमीशन होता है, ये नहीं पता था। इसे बनाया गया था 1994 में अंडर द एक्ट NCSK एक्ट 1993, बट 2004 में ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। दैट मीन्स करेंटली भी अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट स्टेटस, सो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनके पॉलिसीज को, उनके वेलफेयर को, उनकी जो साइट्स हैं उनको सर्वे करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया गया। ठीक है, बेसिकली सरकार को पॉलिसीज रिकमेंड करना, बताना कि आप क्या बहुत अच्छा कर सकते हो सफाई कर्मचारी के लिए, ये सारी चीजें की जाती है इस कमीशन के द्वारा। अगर मैं सफाई कर्मचारी की और स्कीम्स की बात करूँ तो याद रखना, नमस्ते स्कीम है, ये है aimed at profiling of septic tank workers, provide occupational safety training, protective kits and health insurance। सफाई कर्मचारी जो कि सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग वगैरह करते हैं उनके लिए नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सेफ्टी किट्स प्रोवाइड की जाती है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी इंश्योर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं अगर उन्हें अपना अपलिफ्टमेंट करना है तो उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कंसेशनल रेट्स पर, ताकि वो अपने आप को अगर किसी अदर ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं सो दैट दे कैन मूव टू द अदर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अपना 75th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सेलिब्रेट किया। इसे हमने 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, हमने 2011 से 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैंने कहा जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो मैम इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहाँ किया गया है? सो इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329। ठीक है। पहले जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ बनाया था तो ये एक वन मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट राजीव गांधी जी के टाइम पर हमने इसे 3 मेंबर बॉडी बनाया। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी की सरकार ने जो वोटिंग एज है उसे कम कर दिया था फ्रॉम 21 ईयर्स ऑफ एज टू 18 ईयर्स ऑफ एज। सो वर्कलोड बढ़ा, वोटर लिस्ट बड़ी तैयार करनी थी, वोटर रोल तैयार करना था, इसलिए 3 मेंबर बॉडी बनाया गया था।
उसके बाद वापस से 1 मेंबर किया गया, अगेन 3 मेंबर बॉडी। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर बॉडी के रूप में ही काम करता है। बेसिकली जो बड़े इलेक्शंस होते हैं भारत में, जैसे लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इन 5 ऑफिसर्स के इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। ठीक है। उसके बाद जो पंचायत लेवल के रहते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट विस्तार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया है। ये क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है। इसमें बेसिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स है और उसके अलाइड सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, उन सब की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन को, मतलब इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में पेश करने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने नए स्टार्टअप्स आते हैं या उससे रिलेटेड अलाइड सेक्टर में, उन सब की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में रखने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। ठीक है। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, जो इंफॉर्मेशन है वो सबको डिजिटली इजिली अवेलेबल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इन सब के लिए रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन होगा, इसी के लिए प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। होप कि आपको हमारी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज बहुत पसंद आ रही है। ट्राई कि आपका एक भी लेक्चर यहाँ से मिस ना हो, क्योंकि आई कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।